90। अच्छा जी, वैसे तो हमने IAS 28 का सवाल करना है, लेकिन 1-2 मिनट वेट कर लें। आप IFRS 3 और 10 में आ जाएं और किधर है कंसोलिडेशन लिखा हुआ। पेज 155 पर एक एडजस्टमेंट है 0.4। ऑन 1 फरवरी 2017 को FL subsidiary sold goods having a sale price of 100 million to PL on sale और रिटर्न बेस। सब्सिडरी ने पेरेंट को चीज़ें बेची हैं और कहा है पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए ना रखना। 40% पेज लिखा हुआ नीचे, 40% ऑफ पेज 155, 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन 1 मई 17 एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड। 40% रिटर्न हो गई। सेल कौन सी होती है, जो अप्रूव हो जाए या जो सेंट हो अप्रूवल बेस पे? जो अप्रूव हो जाए। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने फाइनल अकाउंट में वैसे इसको पढ़ना है। सेल कौन सी सेल समझी जाती है? जो अप्रूव हो जाए या जो आपने भेजी है वही सेल है, या जो अप्रूव हो? जो अप्रूव हो तो ये सेल नहीं होती भाईजान। पेज 155, सब्सिडरी ने बेची हैं चीज़ें पेरेंट को, अगर पसंद आए रख लेना, ना पसंद आए ना रखना। इसको सेल नहीं कहते। उसने 40% चीज़ें वापस कर दी, बाकी एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब है मेरी सेल ही 60% है। अब ये मैं कोई कंसोलिडेशन वाली परसेंटेज नहीं लगा रहा, ये मैं कोई अनसोल्ड नहीं निकाल रहा, ये मैं तो सवाल आ रहा है। जल्दी से बंद करो दरवाज़ा, जो भी आना जाना जो भी करना करो। तो ये मैं सिर्फ सेल की फिगर आपको बता रहा हूँ कि सेल कितनी है। बंद कर दो। हाँ, तो ये सेल की फिगर है। अच्छा, सेल को ना कुछ करना नहीं है, कुछ 6/12, 8/12, 10/12। वजह ये 30 जून 17 है हमारा ईयर एंड, और हमने ख़रीदा 1 सितंबर 16 को। तो सारी की सारी सेल अल्लाह का शुक्र है शोहर और बीवी बनने के बाद की ही है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 1 फरवरी 17 को। तो सारी सेल, वो जो पास्ट पेपर क्वेश्चन 4 में एक मसला था, तो ये सारी सेल शोहर बीवी बनने के बाद की है, इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस ये सोल्ड की फिगर आ गई। अनसोल्ड 20% ऑफ दीज गुड्स वर एक्सेप्टेड गुड्स, टोटल 100 की नहीं। और वट एवर इट मे बी। तो ये थी जी एडजस्टमेंट। ओके, इस सवाल में एक और एडजस्टमेंट भी है 0.3 में। वो भी किसी स्टूडेंट ने पूछी है ऑनलाइन में। ज़रा ये सवाल में मैंने आपको पूरा करा दिया हुआ है। वो जो प्रेजेंट और फ्यूचर लिमिटेड वाला, इसमें 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट इनकम वाला मसला था, कहीं और डलवा के करवाया हुआ है। इस सवाल में यही 2 एडजस्टमेंट रहेगी में थी। साल के मिड में पेरेंट ने सब्सिडरी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेचा है जिसकी कैरिंग वैल्यू 42 है और बेचा है 30 मिलियन का। कैरिंग वैल्यू 42 है और बेचा है 30 मिलियन का। जी, लॉस कितना? 12। ये ग्रॉस लॉस हो गया। इसको नेट करें डिप्रिसिएशन से। 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1।
11। अच्छा, इसमें लॉस को नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जनरल एंट्री इंशाल्लाह हम ऐसे करते हैं कि टैकल हो जाएगा, लॉस को नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं। लॉस उल्टाने की एंट्री, लॉस क्रेडिट पीपी। वैसे लॉस आमतौर पे खर्चों में पड़ा होता है, उधर याद है हम अदर इनकम डेबिट करते थे, अदर इनकम डेबिट करते थे, इधर क्या डेबिट करें, क्रेडिट करें। लॉस उल्टाना है, एसेट बढ़ने से अब नेगेटिव हन नहीं देखना, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री 1 से। मेरे भाई कुछ बच्चे ना लॉस को नेगेटिव 12 लिखते हैं, फिर वो जरा कंफ्यूज रहते हैं, अजीब सा सिनेरियो बन जाता है। तो लॉस उल्टाने की एंट्री पीपी डेबिट, लॉस या एक्सपेंस, लॉस एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, एक्सपेंस क्रेडिट, और एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ गई, डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। असल में इसके पीछे एक लॉजिक डिस्कस की थी, वो ज़िंदगी में कभी ऐसे ही वो डिस्कस कर रहा हूँ। असल में ख़रीदने वाले ने सस्ता ख़रीदा है, तो अगर ना बिकता तो सस्ता ना बिकता, ज़्यादा प्राइस पे डेप्रिशिएट, ज़्यादा प्राइस पे डेप्रिशिएट होता रहता। तो अब कम प्राइस पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमने थोड़ा सा और डेप्रिशिएट कर दिया है। लेकिन डोंट थिंक लाइक दिस, बस थिंक लाइक थिंक टैंक। क्या लॉस उल्टा दें, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। अच्छा, अब अगला सवाल, किसने बेचा है, पेरेंट ने, तो फिर हर हिट वर्किंग 5 का चक्कर कोई नहीं, वरना हिट करनी होती है वर्किंग 5 11 से। अच्छा, और बैलेंस शीट का सवाल आ जाता तो नहीं सीआरई डेबिट नहीं, लॉस उल्टाना है, लॉस क्रेडिट, खुशी होगी ना, लॉस अदर इनकम कम होती थी, कम होता था, लॉस उल्टाना है। अच्छा, अब यार जब इस सवाल में हम, ये पास पेपर का क्वेश्चन 7 था कंसोलिडेशन का, ये ऐसे मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था इसलिए शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब हमने लॉस को उल्टाने गए ना, तो सवाल ने हमें उल्टा गिरा दिया, हम बड़े शौक से ना लॉस को उल्टाने गए, लॉस को उल्टाने गए, क्योंकि आपको पता है P&L का सवाल है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट पोस्ट होनी है, बैलेंस शीट का तो सवाल है ही नहीं, सिर्फ ये एडजस्टमेंट पोस्ट होनी है। हम खुशी खुशी लॉस को उल्टाने गए, लॉस को उल्टाने गए, तो लॉस पड़ा नहीं हुआ था। आप एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, लेकिन मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि उसने कुछ एसेट्स बेचे हैं जिन पे गेन आया है, और आगे उसने गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट के साथ नेट का लफ्ज लिख दिया है। इसका मतलब है शायद कोई एसेट आपने बेचा हो 100 रुपये का, उस पे आया हो गेन, और ये मेरे वाला एसेट बेचा हो आपने, मिसाल के तौर पे आपने मैं फिगर दूसरी तरह की ले लेता हूँ, आपने कोई एसेट बेचा हो, उस पे आया हो गेन 47 का, और मेरे वाला एसेट बेचा उस पे आया लॉस 12 का, तो आपने गेन और लॉस को नेट करके बोंगी मारी अकाउंटेंट ने और शो कर दिया गेन नेट, यानी गेन इज नेट ऑफ। अब इस तरह की आईके बोंगे को तो हमारे पास कोई हल नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही कोई ऐसी 1-2 लाइन डाल दे। अब हर पेपर में कोई ना कोई ऐसी एक आधी लाइन आई होती है, उसकी वजह से हम क्यों अपने कॉन्सेप्ट खराब करें। तो सर हमें कैसे इल्हाम होगा कि लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं पड़ा हुआ, लॉस गेन में नेट हुआ हुआ है, भाई उसने नेट लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। सर अगली अटेम्प्ट वालों को बता देते हैं, भाई यही जवाब है। अब इसका मैं क्या करूँ, और हल्की सी इंडिकेशन ही दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इन चीज़ों का कोई हल नहीं है। आपके अटेम्प्ट में भी कोई 1-2 ऐसी एडजस्टमेंट आनी है,
जो निहायत टफ होनी है, वो पता नहीं चलना करना क्या उसका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने अपनी तरफ से लॉस उल्टाया था एडमिन में जाके, उनको भी आगे अपने ऑनर किया होगा और डेप्रिसिएशन डाली थी कॉस्ट ऑफ सेल में, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है, तो डालनी है। तो अब मुझे बताएं मैं लॉस कैसे उल्टाऊं, लॉस मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब लॉस कहां पड़ा है, गेन में माइनस साइन के साथ पड़ा है, इसको प्लस करके उल्टा दें ताकि बाकी गेन किसी ऐसे एसेट, 47 मैंने ज्यूम किया है, ताकि बाकी गेन किसी ऐसे एसेट का रह जाए जो P2S वाला नहीं है। ये कोई ऐसा एसेट है जो मैंने आउटसाइड वर्ल्ड को बेचा होगा, इसमें मुझे गेन आया, ये मैंने आपस की सेल की, इसमें मुझे क्या आया, लॉस है। गेन लॉस को नेट करके मैंने गेनी आ गई मेरी 35 की, तो अब गेनी में लॉस क्या हुआ है, माइनस। अब मैं उल्टाने के लिए मजबूरन क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर खर्चों में पड़ा होता तो मैं इसे 12 माइनस कर देता, फिर तो बहुत आसान एडजस्टमेंट होती। तो मजबूरी में सोल्यूशन में जाके इसको यहां पे हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, 35 के आगे प्लस किया हुआ है 12, क्योंकि वो माइनस हुआ हुआ है। बस अब क्या इन ऐसी चीज़ों पे टाइम ज़ाया करना। और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाके एक जमा कर दें, वो तो कोई मसला ही नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में जाके एक जमा कर दें। चलें जी, छोड़ें, आपकी MFA की क्लास है, मेन सवाल हमारा रह जाना है। अब इसका कोई हल नहीं है, दोबारा डिस्कशन अटेंड कर लीजिएगा अगर कर सके तो, वरना मेरी नज़र में कोई नहीं है इसका हल अब ऐसी चीज़ों का। अच्छा जी, IS 28 पेज नंबर 259। अच्छा, आपने इसमें देखा था पेज 260 पे आसान एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई थी, पेज 260 पर। अच्छा, किसी हद तक तो ये सवाल कल हो गया था। अब आप मुझे बता दें पेरेंट का पैट कितना है, 4100 माइनस 2800 माइनस 800 जमा 414 जमा 195, क्योंकि ये अदर इनकम में डाल रहा है, माइनस फाइनेंस कॉस्ट। पेरेंट का पैट जी कितना, 1109। सब्सिडरी का पैट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस 216 माइनस 50 741। 2100 माइनस 1365 माइनस 303 जमा 95 माइनस 35 492 10। वैसे पेरेंट का तो कुछ करना भी नहीं होता, कहाँ लेके जाना है, पेरेंट का करना भी नहीं होता कुछ। अच्छा, ये आ गए सबके पैट। OCI HL has classified it as fair value through P&L, इसलिए ये इसके OCI में नहीं जाएगा, इसके अदर इनकम में डाल दिया। However, SL and FL have classified it in fair value through OCI। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हुई हैं सब ने, ये इनके गेन लॉस को कहाँ लेके जा रहे हैं, OCI में। तो इसका OCI आ गया 80 और उसका OCI आ गया 120 पॉजिटिव। एक बार याद रखिएगा, एसोसिएट जो मर्जी करिए उसको करने दीजिएगा। अब वर्किंग 5.1, इसके बाद वर्किंग 5.2 और वर्किंग 5.3। आज मेरे से कुछ और बातें भी सुनते जाएं। ये हमें चाहिए होता है
अगर मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन हुई है तो 3/12, 4/12 या 6/12। ये हमें चाहिए होता है अगर मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन हुई है तो 4/12, 6/12, 3/12 जरब पीस शेयर 7% भी लगानी होती है। ये भी हमें एक्विजिशन डेट के बाद वाला ओसीआई चाहिए होता है। ये भी एक्विजिशन डेट के बाद वाला ही ओसीआई चाहिए होता है। और ये भी एक्विजिशन डेट के बाद वाला ही ओसीआई चाहिए होता है। और ये प्रॉफिट भी एक्विजिशन डेट के बाद वाला ही होता है। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 मैं लेके चलता हूं चीजें, और तसल्ली से एक चीज शायद आप लोगों ने घर में नोट ना की हो, वो मैंने नोट करवानी है। 1 बाय 1 लेके चलते हैं। एस का प्रॉफिट कितना है? 741। हमारा साल 21। हमने खरीदा कब? पिछले साल। इस पूरी फिगर को उठा लें, कोई मसला नहीं। 741 फॉर द ईयर। अच्छा जी, 492 हमने खरीदा कब? हमारे साल में यकम मार्च को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 492 इंटू 10/12। $123 ए प्रॉफिट। ये हमें इसका प्रॉफिट चाहिए होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। ये प्रॉफिट इसका इस काबिल है कि मैं P&L के मुंह पे कंसोलिडेट कर लूं इसको। ये हमें पूरे साल की चाहिए सब्सिडरी की। HL हैज डेजिग्नेटेड इट्स इन्वेस्टमेंट एज सब्सिक्वेंटली मेरिड FVTPL, ये तो पेरेंट की बात हो रही है। वेयर एज SL इलेक्टेड द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन यकम जून 21। ये 7 महीने के, कोई मसला नहीं। यकम जून से लेके 31 दिसंबर तक हमें गेन आया है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। हमारे पूरे साल का गेन डालना था, 7 महीने का गेन डाल दें, क्या फर्क पड़ता है? 7 महीने तो हमारे साल में शामिल हैं, तो 7 को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने 12 महीने का गेन डालना था, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट ही लेट खरीदी, 7 महीने का गेन है वो डाल दें सारा, बस सारा हमारा, कोई मसला नहीं जी। SOCI इधर आप लिख के सोचेंगे पेपर में नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आए तो इधर आती है, तो इधर लिख के हाथ फौरन इधर आ जाएगा। SOCI लॉस कितना? 80। तो कभी भी लॉस आ जाए ना, प्रॉफिट वाले साइड पे हाथ ले जाया करें और फिर हाथ को खींच के दूसरी साइड पे ले आया करें। ओके, हाँ, ये हमें इसकी OCI चाहिए सिर्फ 10 महीने की, आखिरी 10 महीने की OCI चाहिए, मार्च से दिसंबर तक की। अल्लाह का शुक्र है आखिरी 7 महीने की OCI दी हुई है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितने बटा 12 करने की जरूरत नहीं है। ये बात कितने लोगों ने नोट की थी, अब कितने लोगों ने कर ली? तो देखिएगा, हमें ना असल में ये जितनी चीजें होती हैं ना, चारों वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, ये एक्विजिशन डेट के बाद चाहिए होती है। वो अल्लाह का शुक्र है सवाल इतना तेज है कि इधर यकम जून लिख रहा है। आगे चलें, ये यकम जून तो उसने बताया है इस 20 के बारे में, इस 100 के बारे में देखें। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर। ये 31 दिसंबर की रिवैल्यूएशन है, साल के शुरू की नहीं है, इसको भी कुछ करने की जरूरत। ये साल के आखिरी दिन की है और ये यकम जून के बाद की है, तो सारी ही अल्लाह का शुक्र है यकम मार्च के बाद की है। तो इसको अब आप रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं, इस पर कोई 10/12 वगैरह नहीं कराना। और मुझे नहीं याद पड़ता आज तक कभी IK अपने OCI पे ये करवाया हो 10/12, 8/12 जी। ये पॉजिटिव साइड पे नहीं, 120 नहीं, 20 + 100 इंटू 36।
अब एडजस्टमेंट सिर्फ दो जगह होनी है, एस प्रॉफिट में और ए प्रॉफिट में, और कहीं एडजस्टमेंट्स नहीं होनी। इन दोनों में तो एज इट इज आ जाना है। ये कैरी डाउन लॉस है और ये सॉरी इसको तो वो CRE और NCA में जाता है। 80 इंटू 20, ये तो कैरी डाउन एज इट इज उतार लें क्योंकि इसमें 7% लगी हुई है। तो डेट इज अ स्टार्टिंग ऑफ आवर क्वेश्चन, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये पेरेंट और सब्सिडरी की सारी चीजें लिख दी। एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी भी थी, इधर आए। अब करना क्या है, अब ये सारी चीजें काट दें, ठीक है जी। ये सारी चीजें काटने के बाद इधर एक मिनट देखें, ये P का पैट आ जाएगा और ये S का पैट आ जाएगा। भाईजन P का OCI और S का OCI भी डालें, A के OCI के लिए अलग लाइन डालेंगे इंशाल्लाह हम। ये P का OCI डालें और S का OCI डालें। किधर है, अभी तो 2:20 पे क्लास शुरू होनी है। आज जल्दी है, किस वजह से? रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं, अभी रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। इधर देखो, ठीक है, उधर जाओ, उधर आप पता करो सर आज से जब निकलें तो उनके कदम जब निकलने शुरू हो तो हमें बता दें। अच्छा, तो PBT, इसके बाद ऐड OCI ऐड कर दें, ठीक है। OCI में आप स्पेसिफिकली चीज़ें अलग से भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें कि OCI के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो गेन ऑन सिक्योरिटीज और रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन वो तो एसोसिएट के वो अलग लाइन के तौर पे आ जाएगा। अब आप मुझे बता दें, अभी नहीं निकले, बता देगा ना कोई बंदा। P की लाइनें भी लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, S की भी लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। अब मुझे बताएं उधर जाके, P का तो OCI गेन कोई है ही नहीं, जीरो लिख के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है घर में। P का तो कोई OCI है ही नहीं, किसका OCI है? S का। कितना? नेगेटिव। S का OCI लाइन बाय लाइन ऐड करें, -80। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, P की चीजें लाइन बाय लाइन ऐड होगी, S की चीजें लाइन बाय लाइन ऐड होगी। अब रह गया मेरे भाई दो लाइनें, यहां A का प्रॉफिट आएगा और यहां A का OCI आएगा, वो भी आज लिख लेते हैं, जगह बना लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ फ्रॉम एसोसिएट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सवाल का जो आपने शुरू करने से पहले सारी चीजें कर लेनी है, और अब आपने एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करनी है। बता दिए किसी को सर, जब गुजरे तो बताएं, निकले तो बताएं। बता जी। वन 195, अच्छा हो वो आपने लिखवाया नहीं तो सॉरी, ये लिखवा देना चाहिए था। हाँ जी, इधर देखें जी, P&L के आइटम उठाएं, P जमा S, P जमा S, P जमा S, P जमा S। ये 8 चीजें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर सोल्यूशन में मैंने अलग लाइन आइटम के तौर पे डाला हो तो माजरत, इसको अदर इनकम में डाल दें, अदर इनकम में डालें इसको। 190, ये भी P का है, P के अदर इनकम, और P फाइनेंस कॉस्ट जमा S फाइनेंस कॉस्ट, 0 + 50। तो डेट इज लाइक अनएडजस्टेड क्वेश्चन। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। डिटेल्स ऑफ HL's इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। पिछले साल के मिड में हमने सब्सिडरी को खरीदा है, ये आपकी जो है वो कौन सी आ रही है? प्री आ रही। तो प्री आ रही हमारी यूज होगी वर्किंग 1 में, क्योंकि वर्किंग 1 तो हमने हर सवाल में करनी ही होती है। अच्छा, और ये सब्सिडरी का क्या है? शेयर कैपिटल।
जी शेयर कैपिटल, प्री आरी, ये 1.5 साल पीछे चला गया हूँ मैं, 1.5 साल पीछे चला गया हूँ। अच्छा आज थोड़ा सा ना मैंने जो पेज 27 है ना उसको अब शॉर्टकट तरीके से चलाना है, एंट्रीज नहीं करके दिखानी, अब बड़े हो गए हैं। फॉलोइंग वाज द कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स। यार अनएडजस्टेड इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं हुई मुझे। अच्छा एसोसिएट के देख लें, एसोसिएट का क्या है, एसोसिएट का ये 1000 रुपये है और ये 950 है, वर्किंग 7 तो मांगी नहीं, तो ये क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, वर्किंग 7 तो मांगी नहीं उसने। आगे चलें। अच्छा फॉलोइंग द कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एस, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 मिलियन। अब अनएडजस्टेड फिगर्स कोई नहीं दी हुई, वर्किंग 1.1, थोड़े से पैसे ले लो 1700, कैश पेड, थोड़े से पैसे ले लेना 843, कितने साल बाद, कैश टू बी पेड इंटू 1.1 रेज टू पर 600। एंट्री सोचें, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। अगली एंट्री इंटरेस्ट वाली, वर्किंग 1.2, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट में कितनी डाली, $843 इंटू, कुछ याद आ रही है आज की क्लास? ठीक है जाएं आप लोग, आज की क्लास की तरह कैलकुलेशन करने लगा हूं। एमएफए वाले ले लोगे ना घर जाके भाईजान घर जाके ये अटेंड कर लोगे ना? अच्छा ठीक है जाओ, उठने दें। बड़ा तू तो एमएफए शुरू कर दिया। ऑरेंज कलर की घड़ी पहनी हुई है, सीधे हाथ में पहनो, घड़ी सीधे हाथ में पहना करो। अच्छा 843 इंटू 1.12 रेज टू पार -3, 600। ये वो जो आज प्रोविजन टाइप कैलकुलेशन की है। अच्छा जी ये किस दिन की एंट्री है? 1 जुलाई 20, जिस दिन हमने सऊदी किंग को वादा किया है। इसके बाद आप उस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इधर मैं सादा तरीके से कैलकुलेशन आपको कर देता हूं, जैसे भी आपको पसंद हो। 600 ज़रब 12%, 72। व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट। साल पूरा हो गया 30 जून 21, क्योंकि ये लोन टाइप चीज़ है, इसका साल अलग चल रहा है। इधर बैलेंसिंग निकाल लें, या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि 843 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 करके इसको बैलेंसिंग निकाल लें। अच्छा ये कैरिंग अमाउंट आ गई, प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट आ गई 30 जून। हमारा साल क्या है? 31 दिसंबर 21। आप इसको अपने साल के एतबार से चलाएं, इसे छेड़े मत, इसे साल के एतबार से चलाएं अपने। अच्छा जी 30/6/22, इंटरेस्ट 672 इंटू 12%, ये एक और तरीका भी हो सकता था 81। अच्छा जी 30 जून 22, मैं 2 कॉलम चला रहा हूं या एक ही प्रोविजन का कॉलम बस जी? 753। अब आप ढूंढ के बताएं इसमें से हमारे साल का इंटरेस्ट अगर लीज पड़ी हुई है तो 72 में तो 6 महीने पिछले साल के हैं और 6 हमारे साल के, और 81 में 6 महीने, पहले 6 महीने हमारे साल के और अगले 6 महीने अगले साल के। तो मेरे ख्याल से 72 और 81 को कुछ तोड़ ताड़ के करना था कुछ।
और अगर आपको ये बैलेंसिंग नहीं लेना तो 843 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 करके और फिर इसको बैलेंसिंग निकाल लें तो भी यही जवाब आएगा। इसी पैटर्न पे वर्किंग हुई हुई थी। वैसे कितने लोगों को इस तरह समझ आ गई थी जो हुई हुई थी अजीब सी वर्किंग? अच्छा, घर में समझ आ गई थी। ओके, ओके। आप बता दें इस सारे की एंट्री सोचें या फॉर द ईयर की सिर्फ निकाल लें, क्योंकि हमने हमारे साल का सवाल करना है। फॉर द ईयर की निकाल लें और एंट्री करें भी ना, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट फॉर द ईयर की निकाल लें सिर्फ। अच्छा जी, अब ये जो 600 है इसकी एंट्री क्या हो गई? इस 600 की इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रोविजन, बाकी 72 की एंट्री 6 महीने की पिछले साल की फारक करें। हमारे साल 72 और अगले साल हमारे साल 72 का 6/12 और फिर 81 का 6/12। ये एक फिगर आप P&L के फुट नोट पे निकाल सकते हैं, वर्किंग 1.2 के फुट नोट पे निकाल सकते हैं, जहां मर्जी निकाल दें। फॉर द ईयर फुट नोट पे आपने फिगर निकालनी है। 72 इंटू जमा 81 इंटू, ये पेज 27 की एडजस्टमेंट सारी CRE में जाती हैं, लेकिन हम तो P&L का सवाल कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दें 76.5 और वर्किंग 1.2 का रेफरेंस दे देंगे। फॉर द ईयर से खेलूं या 1.5-2 साल की एज ऑन? फॉर द ईयर। ओके, अच्छा अब चीजों को कैसे चलाना है ये देखें। कितने पैसे देने हैं? 843। आज या 3 साल बाद? इनको डिस्काउंट करें, एंट्री सोचें, पोस्ट ना करें, सोचें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल, बैलेंस शीट नहीं मांगी, पेएबल क्रेडिट ना करें। अगली एंट्री है इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट बस निकाल लें, पेएबल जाए बाढ़ में, इंटरेस्ट बस निकाल लें और इंटरेस्ट को पोस्ट कर दें। इट विल नॉट हिट वर्किंग 5, ये हिट नहीं करेगा वर्किंग 5 को। वाई? इट इज SRE टाइप चीज, इट इज नॉट CRE, सॉरी इट इज CRE टाइप चीज, तो जैसे हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट, आगे चलें। एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन इज पेएबल ऑन यकम में 21, हमारे साल, लेकिन हमने खरीदा कब है वैसे? पिछले साल। जरा विजुअलाइज करें, पिछले साल के मिड में हमने खरीदा, पिछले साल एंड हो गया होगा 31/12/20 को। एक अमाउंट 500 मिलियन की पेएबल होनी है यकम मई 21 को। अब मैंने कहा था ये जो डिपेंडेंट होती है ना सब्सिडरी की बाद वाली परफॉर्मेंस पे, तो इसकी पीवी नहीं निकालनी पड़ेगी, उसकी फेयर वैल्यू टाइप दे देगा आपको। तो फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन वाज 290 ऑन एक्यूजिशन। थोड़े से पैसे ले लेना अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन इसकी अनवाइंडिंग नहीं होती। ईयर एंड पर इसकी फेयर वैल्यू सवाल खुद देता है, तो उन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं। इसकी अनवाइंडिंग नहीं होती, इसकी फेयर वैल्यू सवाल देता है ईयर एंड पे, फिर उन दोनों को डिफरेंस से गुजारते हैं। अच्छा जी, बता दें जी 500 की एंट्री होगी या 290 की? यकम में 21 को, जब मैंने सब्सिडरी को खरीदा था यकम जुलाई 20 को, तो मैंने क्या सोचा था, यकम में 20 को कितने पैसे दूंगा? 21 को। लेकिन 500 करनी, 500 की पीवी टाइप निकालनी है, लेकिन ये कॉन्टिंजेंट टाइप चीज है, तो इसकी फेयर वैल्यू दे दी उसने ऑन एक्विजिशन डेट एज वेल एज ऑन 31 दिसंबर 20। ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से कहता है ना गुजारो, क्योंकि ईयर एंड पे भी मेरा यही ख्याल है कि शायद 200
असल में इसमें प्रेजेंट वैल्यू खाली रोल प्ले नहीं करती, सब्सिडरी की परफॉर्मेंस भी रोल प्ले करती है। इस वजह से वो कह रहे हैं ईयर एंड में मेरा अभी तक ख्याल है कि 290 ही देने हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं मेरा ईयर एंड क्या है? 31/12। पिछला ईयर एंड 20। मैंने खरीदा कब है? इस दिन लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या थी? 290 एज वेल एज। आप बताएं इस दिन क्या एंट्री हुई होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। इन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें, जवाब आया 0। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 0 से, तो इसका मतलब है पिछले 6 महीने में कोई एंट्री नहीं हुई। हाउएवर ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन बिजनेस, लेकिन बिजनेस इंप्रूव हो गया, कंडीशंस अच्छी हो गई, द टारगेट वाज अचीव्ड। जो टारगेट सोचा हुआ था, टारगेट सवाल ने नहीं बताया, द टारगेट वाज अचीव्ड एंड फुल पेमेंट वाज मेड। और कितनी पेमेंट कर दी? किस दिन? यकम में को। कितनी कर दी? 590। 500। तो कितनी पेमेंट कर दी? 500। अब ये जो 500 की पेमेंट की है, इसकी एक गलत एंट्री हुई है, वो मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं। ये जो 500 की पेमेंट की है, तो यहां एंट्री ओरिजिनल बनी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। कितने से? यहां कोई एंट्री नहीं बनी। यहां पेएबल डेबिट 290 से, 500 से, और गम डेबिट 210 से। इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है, IAS 21 की तरह। इसको पीवी सीवीज नहीं निकालने के चक्कर में पड़ना। तो यहां एंट्री हो गई पिछले साल, ये हमारे साल खर्चा बुक करना है। कितना? 210 का प्लस 2, ये फाइनेंस कॉस्ट में नहीं डालना, प्लस 210। और ये सारी CRA टाइप चीजें हैं। मुख्तलिफ मौकों पे उसने कैरी डाउन दिया हुआ था और कैरी डाउन दे के वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरवा रहा था। हाँ बिल्कुल, वैसा भी कर सकते हैं। पे करने से पहले पेएबल को बढ़ा दें और फिर आप वो कर दें, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। यानी आप पहले 210 से पेएबल को बढ़ा दो, फिर पेएबल को पे कर दो। अच्छा भाईजान, सवाल कह रहे हैं मैंने पूरी पेमेंट इन्वेस्टमेंट में डाल दी है, अल्लाह तेरा भला करे, इन्वेस्टमेंट की वो फिगर बता दे जिसे मैंने सही करना है। ये बोंगी मारता है कई दफा क्या, पापा कौन सी फिगर है इन्वेस्टमेंट की जिसको मैं सही करूं? मुझे बता दो कौन सी फिगर है। तो जब गलत फिगर ना दी हो तो उसे सही ना करें, ओरिजिनल से खेल लें। ओरिजिनल से खेलना है मैंने, ठीक है। जिसने जाने जा सकते हैं, मैं आगे मूव करता हूं। अच्छा, तो जब गलत फिगर दी हो तो, सॉरी गलत फिगर ना दी हो तो फिर सही फिगर से खेल लें। अब गलत को मैं कैसे सही करूं? सर हमने कौन सा सही करना था? वैसे भी नहीं ऐसी बातें ना किया करें। आपका एक लेवल है, बल्कि आपके साथ वाले का ज़्यादा है उससे। ये तस्वीर बनती है एक। इस दिन ये एंट्री ईयर एंड पे नो लिफ्ट, और अगर कोई थोड़ी बहुत ईयर एंड पे चेंज आ गई होती और ये 300 हो गया होता तो 10 ना रिवर्स नहीं, बस 10 की एंट्री फिर पिछले साल हो गई होती। इंटरेस्ट भी जिस तरह था 6 महीने का, 10 की एंट्री फिर पिछले साल हो गई होती। अब 300 और 500 का डिफरेंस 200 का खर्चा आना था इधर, ऐसा ही है ना? फिर कुछ एंट्री पिछले साल भी हुई होती। अच्छा यार, मजे की बात बताएं, माना केस एडजस्टमेंट में वो आई कैप कभी कभी ऐसे पंगे ले रहा है, जो भी कर ले 1700 आप सही लिखेंगे, इंशाल्लाह 843 की पीवी भी इन्वेस्टमेंट में सही डाल देंगे, 3 साल डिस्काउंट करके। इधर भी 290 आपने मुझे उम्मीद है सही डाला होगा। बाकी 210 का इधर फड्डा था,
और उधर इंटरेस्ट का फड्डा था। इसका कोई एक एक आधा आधा नंबर कट सकता है, बट इस एडजस्टमेंट को ये देखना कि यार ये वो तो भाईजान जो उसमें कर रहे हो आप वो भी तो सही कर रहे हो ना, उसको भी तो काउंट करो। आप जिससे नहीं हो रहा उसको सिर्फ काउंट करते हो। लेकिन एक चीज आपने जरूर सीख ली कि इसको आप लोगों ने अनवाइंड करना होता है और इसको आप लोगों ने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है हर साल के एंड पे। लेना भी ले गए साड़ियां। चलो, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, पिछले साल मक्खी, पिछले साल, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल, कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अच्छा, एक अपने कड़िच मारी थी और बच्चे परेशान भी हुए, इस लाइन को इग्नोर करना था और बहुत से बच्चे इग्नोर करके आ गए थे और सही हो गया था उनका। तो अब अजीब सी चीजें वो दिया करेगा और देगा। हाँ, हर एक एडजस्टमेंट में जो आपको आ रही है उससे हट के कोई एक बीच में लाइन डालेगा, लेकिन आपको जितनी समझ आ रही है आपने उतनी करनी है, आधे मार्क्स लेने ईजी होंगे। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अच्छा, इस सवाल को मैं इसलिए अच्छा कहता हूं कि इस सवाल में 1.5 साल पहले खरीदा है और 6 महीने पिछले साल के हैं और 1 साल हमारा है। इस वजह से जरा फॉर द ईयर चीज़ों से खेलने की वो प्रैक्टिस करवा रहा है और 6 महीने वालों को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे हमने 6 महीने का इंटरेस्ट इग्नोर किया थोड़ी देर पहले। एंड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 180 एंड द कॉस्ट ऑफ 140 तो धोखा है। वाई द कॉस्ट ऑफ 140 वर इनकर्ड बिफोर एक्विजिशन बाय एसएल हैड बीन एक्सपेंस्ड आउट। कैरिंग वैल्यू बताएं। तो बुरी वाली डेवलपमेंट थी, कैरिंग अमाउंट 0 आ गई और फेयर वैल्यू 180। तो एंट्री क्या बन गई? ये कितना है टोटल? 2590। अच्छा बताएं जी, 180 की एंट्री करनी है और पेपर में आप लोग बस ऐसा डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी। भाई ये लाइन पढ़ के आपने 180 की एंट्री कर देनी है, सब टाइम सेव, कोई एंट्रीज नहीं करने बैठ जाना। ऐसा डेबिट सरप्लस क्रेडिट ज्यादा ही आपको मसला है तो 180 वर्सेस 0 लिख दीजिएगा इधर, ताकि उसको पता चल जाए आपने दोनों को कंपेयर किया। अच्छा, ये किस दिन की बात है? ये किस दिन की बात है? ये बात है 1 जुलाई पिछले साल, 1.5 साल पुरानी बात है ये। 1.5 साल पहले, क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 20 की सारी चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। 1.5 साल पहले सॉफ्टवेयर, ये एडजस्टमेंट यहां तक पास पेपर क्वेश्चन 1 में टेस्ट हुई थी, उसमें भी यही लाइन थी कि कुछ बुरी वाली डेवलपमेंट है, उसकी वैल्यू ये है, वैल्यू इग्नोर करें, वो तो गई खर्चे में हुई है ना। आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, हमारे जहन में एक रैंडम थॉट आ सकती है, ये कोई अब एसआरई टाइप चीज है। आफ्टर एक्विजिशन, वर्किंग वन टाइप चीज नहीं है। आफ्टर एक्विजिशन एसएल इनकर्ड अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन। एसएल ने फर्दर कॉस्ट की उस प्रोजेक्ट पे 20 मिलियन, विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन हमारे साल का पहला दिन। यानी ये कॉस्ट पिछले साल इनकर हुई है। आफ्टर एक्विजिशन 1 जुलाई 20 के बाद एसएल इनकर्ड फर्दर कॉस्ट ऑफ 20 विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन 1 जनवरी 21। तो हमारे साल के पहले दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और पिछले साल ये चल रहा था। अब इसके बारे में सवाल खामोश है, तो इसको अच्छी वाली डेवलपमेंट एज्यूम करेंगे। इसको कौन सी डेवलपमेंट एज्यूम करेंगे? अब अच्छी वाली डेवलपमेंट का एसएल ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया होगा? कैपिटलाइज किया होगा। और इसको अमोर्टाइज कितने सालों में करना है? और उसने कर दिया होगा अमोर्टाइज, हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। तो अब बिला वजह तो हम एज्यूम नहीं करेंगे कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो रही है। और ये कुछ इस किस्म की चीज तो नहीं है कि जो काम उसने कर लिया है मैंने भी कर लिया, ये उस किस्म का काम नहीं है। उस किस्म का काम पता है क्या होता? उस किस्म का काम फिर ऐसे होता कि ये देखे ना, ये तो जो काम है ही नहीं। वाई आफ्टर एक्विजिशन एसएल इनकर्ड फर्दर, क्या ये मैंने जो 180 कैपिटलाइज किया उस जैसा उसने को 20 कैपिटलाइज कर लिया?
क्या मैंने कोई 180 जो कैपिटलाइज किया है उस जैसा उसने कहा नहीं तूने 180 कैपिटलाइज किया, मेरा ख्याल है नहीं फेयर वैल्यू 20 है तो मैं भी फीस फर्दर लिखा हुआ है भाई, उसने कोई फर्दर अलग से खर्चा किया बाद में, विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन 1 जनवरी 21। तो ये कुछ इसी तरह की चीज थी कि एस ने बाद में खर्चा कर लिया तो एस 20 को अमोर्टाइज कर रहा है कैपिटलाइज करके। सवाल साइलेंट है तो सब सही हो रहा है। हमने अब सिर्फ किसको अमोर्टाइज कर देना है, 180 को। तो 180 को अमोर्टाइज करने की एंट्री बताएं। 1 साल की डाले ना, 1 साल की, हमारे साल की बस। अब वो फुटनोट आप डालना शुरू कर दें अगर फुटनोट आप लोगों ने डालने हैं। 180 डिवाइडेड बाय 45, एडमिन में डाल दें प्लस 45 अमोर्टाइजेशन 45, साथ साथ वर्किंग 5 हिट करते रहें। ये सरप्लस वाली एंट्री है ना, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन विल हिट वर्किंग 5। हाँ जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो ये कैपिटलाइज हुआ होगा इंटेंजिबल्स में, और इसकी लाइफ 4 साल है तो उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको अमोर्टाइज भी कर लिया होगा 4 साल पे। अब फर्दर कॉस्ट 20 उसने कर ली अमोर्टाइज, उसने किताबों में 180 रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था एक्विजिशन डेट वाला, उसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट मजे की थी। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वॉज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 200 मिलियन। इजी वाले मार्क्स लें पहले, जो काम तो भाड़ में जाए ना, पहले सादा मार्क्स तो लें। इन्वेंट्री डेबिट में इसलिए नहीं करा कि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। आगे अब ना इस तरह सीधी सीधी एडजस्टमेंट्स पोस्ट किया करें। इसमें ना मैंने कहा था सोल्ड से खेलना होता है। 1 जुलाई 20, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री वॉज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 200 मिलियन। 50% of inventory and 10% of inventory were included in stock। पिछले साल बिक गई है 50, इस साल बिकी है 40, अगले साल बिकेगी 10। सोल्ड को उल्टाना होता है, इसमें अनसोल्ड से नहीं खेलना होता। जो काम हम कर चुके हैं किस डेट पर, एक्विजिशन डेट पर, अगर वो सब्सिडरी दोबारा कर ले तो सब्सिडरी ने जो फॉर द ईयर किया उसे उल्टा दें। पिछले साल कितना प्रॉफिट उल्टाएं, 50%। इस साल कितना उल्टाएं, अगले साल कितना उल्टाएंगे, 10%। फेयर वैल्यू इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 200 मिलियन। यार ये IS2 मना करता है इन चीजों से कि इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे ले जाओ। मैं IS2 की बात कर रहा हूं, मना करते हैं इन चीजों से, क्या इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो अब अगर ले गए हैं तो इसका मतलब है हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी कुछ भी नहीं किया सब्सिडी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इन्वेंट्री डेबिट कर दी और खुशी बुक कर दी। ये फ्यूचर का जीपी हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन जरूर करेंगे ताकि गुडविल सही आए। अब जो चीज हमने सरप्लस के नाम से जीपी वाली रिकॉर्ड कर दी उसको सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर दिया। 50% इन्वेंट्री उसकी 31 दिसंबर 20 को पड़ी रह गई, मींस 50 इधर 6 महीने में बेची और ईयर एंड पे 10% पड़ी रह गई। तो सोल्ड से खेलना है इस टॉपिक में, सोल्ड से। तो हमने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ था, उसका 40% हमारे साल उल्टा दें। सारा प्रॉफिट कितना है, 80। अब जीपी उल्टाने के लिए ये एस के एसेट्स हैं, एस के प्रॉफिट में मिलेगा। डिक्रीज इन जीपी लिख दें या इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल लिख दें, जो मर्जी नाम लिख दें। डिक्रीज इन प्रॉफिट ही हम लिखते हैं वैसे। ये जो काम वाले सवाल में बताया था P&L में किस तरह पोस्ट होगा। कितने लोग 40% से खेला था, जरा हाथ खड़ा करके बताएं।
अच्छा, सवाल का रिदम आपको कुछ समझ आ रहा है? 1.5 साल की कहानी चल रही है, 6 महीने वाली चीजें भी पिछली डाल रहा है बीच में, और 1 साल वाली भी चीजें बीच में डाल रहा है। ये सबसे कमाल सवाल है मेरे ख्याल से, जितने सवाल अभी तक हमने किए हैं। अगली तो मैं आपको बस बता देता हूं कहां कहां फिगर्स जानी है, अगली की जरूरत नहीं है। बल्कि आज कोशिश करते हैं अगली डायरेक्ट पोस्ट करें, टॉप और टॉप, जल्दी जल्दी वाला। सब्सिडरी ने पे कर दिया डिविडेंड, तो पेरेंट ने पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड माइनस करें, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। आज बड़े हो जाएं, आज मैं फिगर ऐसे ही आप लोग निकालें। शेयर कैपिटल 1500, जरब, ये तो पूरा सफा आएगा ऑरेंज, जरब, ये फुटनोट घर जाके डालना है, सी वाला पीस शेयर -90। ऑन 25 अगस्त 2021 एफएल कौन है? एसोसिएट डिलीवर्ड गुड्स हैविंग अ सेलिंग प्राइस ऑफ 150, सोल्ड हो गई है एट अ मार्कअप ऑफ 20% टू एचएल, 40% आर इंक्लूडेड इन एचएल इन्वेंट्री। 150 को मल्टीप्लाई करें 40% से, 60 को डिवाइड करें 120 से और मल्टीप्लाई करें 20 से, और फिर मल्टीप्लाई करें 30% से। 3 किसने बेचा, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? बस बस बात खत्म। 3 ये सिंगल एंट्री होती है, इसकी कोई डबल एंट्री शबल नहीं होती। तो इस तरह इन वाली एडजस्टमेंट्स को जरा पेपर में जल्दी जल्दी कर लिया करें, और ये सारी कैलकुलेशन आपने यहीं करनी थी ब्रैकेट में। नेक्स्ट, इंपेयरमेंट 15% आप लोग निकाल लेंगे गुडविल की। किसी ने गुडविल निकाली हुई है तो उसकी इंपेयरमेंट मुझे बता दे। एनसीए किस पे है? प्रोपोर्शनेट बेस पे। तो फिर गुडविल जानी है एडमिन एक्सपेंसेस में, और एस प्रॉफिट को हिट नहीं करनी, सीआरई टाइप चीज है। कितनी गुडविल की इंपेयरमेंट? 42। अब आप तो जाना चाहेंगे, लेकिन मेन काम मैंने आप करवाना है एट्रीब्यूशन वाला। एट्रीब्यूशन वाला। अच्छा, मैं सारा सवाल ना करवाएं मुझे, बस ये फिगर बता दें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए। पीबीटी जरा ऊपर से बता दें सोल्यूशन से देख के। 1346.5। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए आप। किन दो वर्किंग्स को पूरा नहीं करना? 5 और 5.2 को, क्योंकि उनका एट्रीब्यूशन से ताल्लुक है। इन वर्किंग्स को पूरा नहीं करना। अच्छा, मुझे टीसी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसकी भी एट्रीब्यूशन करनी है। 1302.5। ओसी का अलग से टोटल वैसे जरूरत नहीं होता, कर दें तो बेहतर है, ओसी का अलग से टोटल जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब क्या एट्रीब्यूशन खोलूं या कुछ और करूं? वर्किंग 5 और 5.2 पूरी करूं? 5.2 पूरी है, एनसीए में डाल दें इसको। 741 -45 -80 जरब 25%। अब एट्रीब्यूशंस कर लें। पहले इजी मार्क्स पैट, ज़रा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि वो ना लॉस भी है, तो थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, नज़र रखिएगा। ये पैट आ गया, ये टीसीआई आ गया। मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, यहाँ हाथ रख दें, ये पैट आ गया। एनसीए वर्किंग 5 से उठा लें, 1192.5। और इधर मैंने आप लोगों को कहा हुआ था वर्किंग 5 5.2। अच्छा जी, एनसीआई को पैट भी दें, ओसीआई भी दें,
पैट पॉजिटिव 134 आ रहा है। डबल 168.5 आई स्टिल थिंक कि ये सवाल फिर भी आधा हो जाना था। इन चीज़ों से ना प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, या थोड़ा सा बड़े हो जाएं। इधर देखें ना, रिलैक्स हुआ करें। 1700 की एंट्री सही कर दी आपने, इधर कैमरा करो, इसकी पीवी आपने निकाल दी, पहली एंट्री 290 से कर दी, इन प्रोसेस में 180 सरप्लस में ले गए। तो इन चीज़ों से पहले रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस किया करें, उसके बाद फिर आगे चला करें। तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं होती। बीच में जब छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, चीज़ों को पुरानी वाली को भी छोड़ देते हैं, वहाँ से मसला शुरू होता है। ठीक है जी, ओवर, जाएं।